हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश इज इजी विद सुशील। साथियों, आज के इस सेगमेंट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के विषय में। आप जानते हैं कि इनका अंग्रेजी ग्रामर में कितना बड़ा रोल है। आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अंग्रेजी का व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर आसान भाषा में सीखते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं, समय बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए। ये सिंपल आप देख रहे होंगे, हमने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सवाल ये उठता है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं। आप इसके बाद जो भी सेगमेंट्स पढ़ेंगे वहाँ पर इन सेंटेंसेस का बड़ा रोल होगा, बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको इन्हें क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सिंपल की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप में से यदि कोई जानता हो तो जरूर जानता होगा कि एक ऐसा वाक्य, ए सेंटेंस इन विच देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो ये तो हमारी डेफिनेशन है सिंपल सेंटेंस की। सो द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस इन विच देयर इज अ फाइनाइट वर्ब। लेकिन इसके बावजूद भी, परिभाषा को जान लेने के बावजूद भी, क्या आप अभी सिंपल सेंटेंस पहचान सकते हैं? आई थिंक नहीं, क्योंकि आपको शायद मेरे ख्याल से ना तो अभी फाइनाइट वर्ब मालूम होगी और ना ही आप कोई सेंटेंस पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है कि एक ऐसा वाक्य, ए सेंटेंस इन विच देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, वह सिंपल सेंटेंस होता है। अब सपोज दैट आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस फॉर यू। ही इज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अंग्रेजी आप बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं और निश्चित रूप से आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी स्कूलिंग या एकेडमी की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबके लिए ये सेगमेंट, ये सेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि ग्रामर की जो बेस है, जो शुरुआत है, वो वेरी बेसिक यहीं से शुरू होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ही इज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। एंड सेकेंड वन, मैं एक और सेंटेंस यहीं पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि दे आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। आप इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। हमें समझना ये है कि सिंपल सेंटेंस क्या है, और सिंपल सेंटेंस में जो हमने डेफिनेशन देखी है वो ये कह रही है कि एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, केवल एक फाइनाइट वर्ब है। अब इन दोनों वाक्यों की मदद से, इन दोनों सेंटेंसेस की मदद से हम एक सिंपल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप जानते हैं अंग्रेजी का एक बहुत बेसिक रूल है कि एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वचन के कर्ताओं के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ताओं के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आप ये देखिए कि ये कर्ता एक वचन है और दूसरे सेंटेंस को आप देखें तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। आप देख रहे होंगे ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ, इस नियम के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर जो इज है, इज एक वर्ब है, ये सिंगुलर लग रही है। आप देख रहे होंगे एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया। वहीं पर आप देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन की क्रिया है और इसके साथ आर, ये जो है ये प्लूरल वर्ब है। यानी इस नियम का हम पालन कर रहे हैं। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हो रहा है। यही हमारे सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है। देखना ये है कि यदि हम ही के साथ एम लगा दें या आर लगा दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा।
या फिर दे के साथ हम इज लगा दें, यहाँ पे हम इज लगा दें, तो ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। और यही हमारे सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो चुका है कि अगर आप जानना चाहें कि फाइनाइट आखिर होती क्या है फाइनाइट वर्ब, तो आपको मैं बता दूं कि फाइनाइट वर्ब नियत क्रिया को कहते हैं, जो नियत है, बिल्कुल जो नियत है, यानी कि जिसको किसी कर्ता के साथ आना ही है, अर्थात इज के अतिरिक्त ही के साथ यहाँ और कुछ नहीं लग सकता। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में आती है, यानी कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, अर्थात कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होती है, और कर्ता अगर बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। अर्थात अपने सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने वाली, कर्ता के अनुरूप ही प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को हम फाइनाइट क्रियाएं कहते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे। कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होने वाली ही क्रियाओं को ही हम फाइनाइट क्रियाएं कहते हैं। वहीं पर अगर आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक क्रिया यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, यानी एक वचन था, तब भी इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये टू सी ही प्रयुक्त हुई। और दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के हो जाने के बाद भी यहाँ पर इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये फाइनाइट क्रिया नहीं है, ये आपकी नॉन फाइनाइट क्रिया है। अर्थात अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा विचार करें कि ये क्रिया ये फाइनाइट है और इसमें ये फाइनाइट है, जबकि अगर आप इस सेंटेंस में यहाँ बढ़ते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर ये क्रिया नॉन फाइनाइट है और इस सेंटेंस में ये क्रिया नॉन फाइनाइट है। और अगर आप अब गिनती करें, यू आर गोइंग टू काउंट कि कितने वर्ब्स यहाँ पे यूज आए हैं और वो भी फाइनाइट वर्ब्स कितने यूज में आए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में इफ यू आर जस्ट गोइंग टू सी एंड यू विल सी फ्रॉम हियर अप टू हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे कि केवल एक फाइनाइट क्रिया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये एक नॉन फाइनाइट क्रिया है। अर्थात जब हम इसकी गणना करेंगे कि कितनी फाइनाइट वर्ब एक्चुअली यूज में हुई है, तो केवल एक फाइनाइट वर्ब यहाँ यूज में हुई है। अर्थात ये जो सेंटेंस है आपका एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें भी अगर आप देखें, यानी कि इसमें एक ही क्रिया ऐसी है जो अपने कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त हुई है, अर्थात ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो आपको सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब मिलेगी। तो दोनों सेंटेंसेस जो हैं हमारे वो आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो हमने जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, द कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यू दैट देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन ए सिंपल सेंटेंस। सो अगर आप कभी भी सिंपल सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सिंपल है कि नहीं है, तो बहुत सीधा सा तरीका है कि आप ये देखेंगे कि उस संपूर्ण वाक्य में फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, शुरू से लेकर अंत तक में कितनी फाइनाइट वर्ब्स है। तो अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो वो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि ये सुशील शुक्ला की क्लास है, आपको मालूम है, और बिकॉज इंग्लिश इज इजी विद सुशील। तो एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, और वो कॉन्सेप्ट है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब जरूर जवाब दे रहे होंगे, और वो जवाब यही होगा कि एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है वह सिंपल सेंटेंस होता है। और अगर आपसे सवाल दोबारा किया जाए कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो इसका भी जवाब आपके पास बिल्कुल तैयार है कि एक ऐसी क्रिया जो अपने कर्ता के अनुरूप ही प्रयुक्त होती है, अर्थात अपने कर्ता अगर एक वचन का है तो वह भी एक वचन की होती है, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो वह भी बहुवचन की होती है। तो ऐसी क्रियाओं को ही हम फाइनाइट क्रियाएं कहते हैं। आगे आते हैं, हम आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताते हैं। एंड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल से इजी है। आप सोच रहे होंगे कि सिंपल तो सिंपल है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सिंपल में थोड़े से कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करिए। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक फाइनाइट जिसमें होती है वह तो सिंपल होता है। तो हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की, यानी कंपाउंड को जिसे आप संयुक्त वाक्य कहते हैं, कंपाउंड इज कॉल्ड संयुक्त वाक्य। वहीं पर अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स एक मिश्रित वाक्य होता है, मिश्रित। तो इन्हें समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आपको एक बार कोई बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को फिर से देखें, रिपीट करके देखें। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी और थोड़ा सा आप बेहतर समझेंगे। देखते हैं
तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या है, अर्थात संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या है। अब ध्यान दें कि ऐसे प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको अभी से अगर आप प्रिपेयर करके रखते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल प्रूव होने जा रहा है। तो कंपाउंड की बात करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक में ही समझने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स समझना चाहते हैं तो आपको इसे समझना होगा। थोड़ा सा आप ध्यान दें, इसे हम कोरिलेट करेंगे। क्लाज, आप क्लाज के बारे में शायद जानते हो, नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। क्लाज वाक्यांश को कहते हैं। वाक्यांश ये 3 प्रकार का होता है। एक होती है प्रिंसिपल क्लाज, दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लाज, और तीसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लाज। डियर फ्रेंड्स, ये तो आपके 3 क्लासेस हुए। हम आते हैं, थोड़ी सी एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, और वो है कंजंक्शन। आपने सुना होगा कंजंक्शन, संयोजक को कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, थोड़ा सा उधर लिखने की कोशिश में कर रहा था। संयोजक होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, सवाल ये उठता है कि मैं इन चीजों को आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि these things will play a great role in forming forming up compound sentences and complex sentences. तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में भूमिका इन्हीं की है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक फाइनाइट वर्ब जिनमें होती है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। एंड ये यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आप ये जान लें कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। यहाँ पे हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक तो प्रिंसिपल क्लाज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लाज होती है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लाज हो, वह आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक तो प्रिंसिपल क्लाज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लाज होती है। सवाल ये उठता है कि ये क्लाज क्या है, और दूसरी बात ये है कि प्रिंसिपल क्लाज कौन सी है, कोऑर्डिनेट क्लाज कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लाज कौन सी है। तो इसको भी समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। जैसे सपोज दैट मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, ही सेड दैट ही वाज इल। ये तो आपका एक सेंटेंस है। अगर आप इसको देखें तो ये सेंटेंस फ्रॉम हियर अप टू हियर है, यहां से लेकर के यहां तक है। लेकिन आपने बीच देखा होगा कि बीच में इसमें एक कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, और वो ये कंजंक्शन है दैट। आपने बहुत बार सुना होगा, नरेशन के रूल्स आपने पढ़े होंगे, और नरेशन के रूल्स में आपने पढ़े होंगे कि दैट कंजंक्शन लगा दिया जाता है, इफ कंजंक्शन लगा दिया जाता है। तो ये दिस वन इज अ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसको निकाल देते हैं, यानी इस सेंटेंस से इसकी भूमिका को समाप्त कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो पूरा सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक था, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इसमें 2 टुकड़े बन जाते हैं। एक टुकड़ा ही सेड हो जाता है, दूसरा ही वाज देड। तो आप जान लें कि जो ये टुकड़े हैं, इन्हीं को हम क्लाज कहते हैं। क्लाज जिसका मतलब होता था, अभी हमने आपको बताया था, वाक्यांश, और वाक्यांश का मतलब वाक्य के अंश, अर्थात वाक्य के टुकड़े, द ब्रोकन पीसेस ऑफ सेंटेंसेस, एंड दे आर कॉल्ड क्लासेस। तो ये एक क्लास यहां से लेकर के यहां तक हो जाती है, और ये एक क्लास यहां से लेकर, यानी सेंटेंस में से किसी सेंटेंस में से जब कंजंक्शन को निकाल दिया जाता है, जो 2 क्लासेस को जोड़ता है, जब उसे निकाल देते हैं
तो हमारे सामने क्लासेस आती हैं। एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। सवाल ये है कि ये पूरा सेंटेंस यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, ये डिपेंड करता है। आपने यहाँ पर देखा होगा, लिखा होगा कंपाउंड तब होगा जब ये पहले वाली क्लास प्रिंसिपल होगी और दूसरे वाली क्लास कोऑर्डिनेट होगी। कॉम्प्लेक्स तब होगा, यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स तब होगा जब ये वाली क्लास प्रिंसिपल होगी और ये वाली क्लास सबऑर्डिनेट होगी। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो देख लीजिए, अगर ये प्रिंसिपल क्लास है और ये कोऑर्डिनेट क्लास है तो पूरा सेंटेंस आपका कंपाउंड है, और अगर ये प्रिंसिपल क्लास है और ये कोऑर्डिनेट क्लास है तो पूरा सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। इसको डिपेंड करता है कंजंक्शन पे। ये कंजंक्शन आप देख रहे हैं ना, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, राइट। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो पहले वाली क्लास होती है वो जनरली एक प्रिंसिपल क्लास होती है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लास है। सवाल ये उठता है कि ये कोऑर्डिनेट क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है। इसको जस्टिफाई करने का काम, इसको बनाने का काम ये कंजंक्शन करते हैं। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि हमने आपको यहाँ बताया कि कंजंक्शन दो प्रकार के हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग। तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे हुए हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको, इसके बाद वाले क्लास को कोऑर्डिनेट बनाते हैं, और ये कोऑर्डिनेट बनने के बाद इस प्रिंसिपल और इस कोऑर्डिनेट को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। दूसरी बात, अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं तो ये प्रिंसिपल क्लास और ये, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद क्लास जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है, ये सबऑर्डिनेट क्लास हो जाती है और फिर आपका सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। आपको, मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा है और निश्चित रूप से आप सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, और आई थिंक कि ये सारी बातें आप जरूर समझ रहे हैं। तो जनरली आप जान गए कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास हो और एक कोऑर्डिनेट क्लास हो तो वह एक कंपाउंड सेंटेंस है, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास हो और एक सबऑर्डिनेट क्लास हो तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको निर्धारित करने का काम कंजंक्शन बड़ा रोल प्ले करता है, और आप जानते हैं कंजंक्शन दो प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो अगर किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज में आए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज में आए हैं तो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लास मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बनाती है, और अगर किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज में आए हैं तो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। अब अगर आप देखना चाहें कि इस सेंटेंस में, यहां से लेकर के जो यहां तक था, इस सेंटेंस में ये जो कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग, तो आपको मैं बता दूं, हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये कुछ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंजंक्शन है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग है। तो निश्चित रूप से जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं वो जरूर समझ रहे होंगे कि अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये आने वाली क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये तो पहले से प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर के जो आपका सेंटेंस बना है वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, यहीं पर मैं ये लिखता कि ही वेंट टू आगरा एंड स्टेड देयर फॉर अ वीक। वह आगरा गया और वह एक हफ्ते वहां रुका। अब यहाँ पर अगर आप कंजंक्शन ढूंढें, क्योंकि एक सिंपल तो नहीं है, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब यहाँ हो गई है, आगे बढ़ते हैं, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ है, तो ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं, या तो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश करिए कि आप इसको पहचान लें। कंजंक्शन ढूंढिए। कंजंक्शन यहाँ है एंड कंजंक्शन है, और आप जानते हैं कि एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो ये तो आपकी प्रिंसिपल क्लास हो गई। ये कौन सी क्लास हुई? क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये कोऑर्डिनेट क्लास हुई, और प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लास मिलकर, ये प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लास मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस है। यानी जो बड़ा रोल है, द बिग रोल प्लेड बाय कंजंक्शन। एक्चुअली कंजंक्शन ही किसी सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है।
क्यों? क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज में आया है, यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो बहुत बेसिक रूल है कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज में आ रहा है तो कोई भी सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा, और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज में आ रहा है तो कोई भी सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हमने इस सेशन में आज इस सेगमेंट में चर्चा की 3 सेंटेंसेस की, और वो 3 सेंटेंसेस थे जो इंग्लिश के बहुत बेसिक स्टार्टिंग माने जाते हैं। ग्रामर को अगर आपको सीखना है, इफ़ यू जस्ट विश टू लर्न ग्रामर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज़ें सीखनी होगी, और बेसिक चीज़ें यही थी। सबसे पहले जो आज की शुरुआत हमने यहाँ की है ग्रामर में सेंटेंस की, और सेंटेंस जो हमने आपको 3 सेंटेंसेस बताए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आपसे जवाब देने को कहा जाए कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, तो बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि फाइनाइट वर्ब क्या है, तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो नियत क्रिया होती है, अर्थात जो अपने कर्ता के अनुरूप ही प्रयुक्त होती है। एंड अगर कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो ये तो सिंपल का कॉन्सेप्ट था। और कंपाउंड की कॉन्सेप्ट में अगर आप आते हैं तो एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और अगर कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वह आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है। तो कंजंक्शन को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आशा है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। होप यू लाइक द क्लास। और जाते जाते आज के इस वीडियो लेक्चर में को ख़त्म करते करते मैं इतना ही कहूँगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, चल पड़ेंगे हम जिधर से रास्ता बन जाएगा। तो बिना डरे, बिना रुके, बिना थके हम अंग्रेजी के इस सेशन को आसान भाषा में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने का ये कार्य जारी रखेंगे। आशा है कि हम और आप एक जिस सफ़र की हमने शुरुआत की है उस सफ़र को हम पूरा करेंगे और मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा और इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पूरा वीडियो आपने देखा, और ज़रूर आप पूरा वीडियो देखा करें, इसलिए क्योंकि जो एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपसे छूट जाता है तो फिर वीडियो लेक्चर पूरा क्लियर नहीं हो पाता। तो आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा रहे होंगे, और फिर मिलते हैं आपको कल के सेगमेंट में। और कल का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंजंक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि कंजंक्शन प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। कंजंक्शन एक बड़ा रोल प्ले करता है, और क्योंकि अगर कंजंक्शन आपको नहीं आते हैं तो आप ना तो कंपाउंड पहचान पाएंगे ना कॉम्प्लेक्स पहचान पाएंगे। कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। अब सवाल आपसे ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगने से कौन सा सेंटेंस बनता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगने से तो कौन सा सेंटेंस बनता है। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इसी आशा, विश्वास और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका सुशील शुक्ला। English is easy with Sushil. Thank you. Thank you very much.